गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे गिरिराज, जो कि साप्ताहिक पत्रिका है, न्यूज़पेपर है। और हिमाचल के एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चन जो है इस न्यूज़पेपर से पूछे जाते हैं। तो हर वेडनेसडे को ये गिरिराज पत्रिका जो आती है, आज हम पढ़ेंगे इसमें जो न्यूज़ आई हैं वीकली कवर करते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में न्यूज़ क्या है। तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की सरकार है, उन्होंने क्या किया है, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि जो है वो स्टार्ट कर दी है। अभी आपको पता है, आपका 15 अप्रैल को जो हमारे सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये लाहौल स्पीति गए थे, काजा गए थे, वहाँ पे इन्होंने हिमाचल डे जो है मनाया था। तो उसके बाद वहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की थी। इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की थी कि जो स्पीति के लोग हैं या स्पीति की विमेंस हैं, उन्हें हर मंथ जो है वो 1500 रुपया जो है वो एज ए पेंशन जो है लगाई जाएगी। और इस स्कीम को इन्होंने नाम जो दिया है अब, वो दिया है इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि। अब ये जो है इन्होंने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी में इन्होंने मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी अध्यक्षता में 2 लोग और थे। एक थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह। तो इन तीनों लोगों ने जो है यहाँ पे डिसाइड किया कि 1500 रुपया जो है यहाँ पे इन्हें दिया जाएगा। ठीक है जी। और इसमें जो लोग हैं वो छोमो और नन दोनों ही शामिल है। छोमो और नन जो लाहौल स्पीति के हैं ट्राइब्स हैं, तो ये दोनों ही यहाँ पे लोग हैं, इस स्कीम का लाभ जो है उठाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है कि इसमें बेसिकली कुछ और भी जो है स्कीम्स लॉन्च की गई थी हिमाचल सरकार के द्वारा, जिसमें बारी बारी अगर हम देखें तो ये न्यूज़ वैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी, बट ये साप्ताहिक पत्रिका है तो अभी दोबारा से रिपीट होंगी। 600 रुपये जो स्कूल में विद्यार्थियों को दिए जाते थे, पहले तो ड्रेसेस दी जाती थी, अब ड्रेसेस नहीं दी जाएंगी, उनकी जगह पे डायरेक्ट उनके अकाउंट में कितने रुपए डाल दिए जाएंगे, 600 रुपये। वो भी यहाँ पे डिसीजन लिया गया। 600 रुपये जो है वो डायरेक्ट मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि वो डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट्स में जो डाल दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, पहले उन्हें ड्रेसेस फ्री मिलती थी, अब 600 रुपया जो है उनके अकाउंट में जो है डाल दिया जाएगा। दूसरा जो है नंबरदार, चौकीदार और अंशकालिक कार्यकर्ता हैं, उनका मानदेय जो है 500 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो 500 रुपया इन सबका बढ़ गया है। नंबरदार जो है उनका 3200 रुपये से 3700 रुपये जो है इनकम हो गई है प्रति माह। और आपके जो चौकीदार हैं उनकी सैलरी जो है 5000 से बढ़ाकर 5500 कर दी गई है। ठीक है। तो ये सारे निर्णय जो हैं यहाँ पे लिए गए। एक और चीज़ यहाँ पे निर्णय जो है लिए गए कि हम जो है हिमाचल में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को जो है वो पट्टे पे खरीद लेंगे, लीज पे खरीद लेंगे, और उनको जो है बड़े ही एक्टिवली जो है वो अब स्टार्ट करेंगे। ये सब चीज़ें थी। और एक और चीज़ है, उच्च न्यायालय को छोड़कर, मतलब कि जो आपके हाई कोर्ट हैं उनमें जो फीस है वो 6 रुपये से बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 20 रुपये कर दी गई है दस्तावेजों की फ़ीस। ठीक है। ये निर्णय जो हैं यहाँ पे लिए गए कैबिनेट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे निर्णय आपको पता होने चाहिए। और कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जैसे कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, आप लोगों को पता होगा कि 2018 में इसकी आधारशिला रखी गई थी बीजेपी गवर्नमेंट के समय, कि जो ऊना है वहाँ पे पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर जो है वो बनाया जाएगा, जिससे कि आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि आपका हमीरपुर है, कांगड़ा है, ऊना खुद है, बिलासपुर है, यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बढ़ाया जा सके। बट हुआ क्या, अभी तक इसका काम जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया है। तो इसके लिए जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने वन मंजूरी के लिए अपने जलवायु मंत्रालय में जो है उन्होंने कहा है उनसे कि इसे जो है स्टार्ट कर दे, और जो भी इसमें परियोजना में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जाए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इस मामले को केंद्र सरकार के सामने उन्होंने मजबूती से उठाया है और कहा है कि ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं और इन्हें जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। और जैसे ही इन्होंने कहा है कि जैसे ही फंड आता है वैसे ही इस
का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो कि ऊना में बनना है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल। ठीक है, हर कंस्टिट्यूएंसी में जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनेंगे और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और हर एक कंस्टिट्यूएंसी, जैसे हमारे हिमाचल में 68 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, तो 68 जो हैं ये स्कूल जो हैं ओपन किए जाएंगे। तो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल, और ये जो है इनकी प्रक्रिया जो है जून 2023 में आरंभ करने के जो है निर्देश दे दिए गए हैं। और कई जगह तो क्या है कि इनकी जो ज़मीन नाम करनी है इन स्कूल्स के, वो भी काम हो चुका है। जैसे कि आप बात करें नादौन में, बड़सर में, पालमपुर में, जयसिंहपुर में, शाहपुर, जवाली, जसवा, परागपुर, जुब्बल कोटखाई, किन्नौर और हरोली, ये कुछ एक एरियाज़ हैं, कुछ एक कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे तो ज़मीन जो है वो स्कूल के नाम भी कर दी गई है। और जल्द से जल्द जो है ये डे बोर्डिंग स्कूल जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है जी, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है हर एक कंस्टिट्यूएंसी में स्टार्ट होंगे। इससे पहले बीजेपी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अटल आदर्श स्कूल जो हैं वो ओपन किए थे। इन्होंने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो हैं ये स्कीम लेके आए हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपने पढ़ भी लिया होगा न्यूज़पेपर में। तो चलते हैं। तो हिम डाटा पोर्टल जो है वो हमारा हिम डाटा पोर्टल जो है बनेगा। सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका हिम डाटा पोर्टल में जो नाम है चढ़ाया जाएगा। और ये जो डाटा है इसको चढ़ाने की ड्यूटी के लिए उन्होंने क्या किया है, समझौता कर लिया है, मतलब कि MOU साइन कर लिया है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये MOU जो है वो किसके साथ जो है साइन किया है, तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं इन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ जो है MOU साइन कर लिया है कि हमारे प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं उनका डाटा जो है वो हिम पोर्टल पे जो है चढ़ा दिया जाएगा। और इससे 3-4 चीज़ें इजी हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके चौकीदार हैं, इनकी सैलरी बढ़ानी है तो इनका डाटा डायरेक्टली आप पोर्टल से गेट कर सकते हैं, अलग अलग डाटा जो है गेट कर सकते हैं। या फिर अभी NPS या OPS का जो है कार्यक्रम है तो उसमें कब किसने ज्वाइन किया था, किसको क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी है, वो भी अलग अलग जो है डाटा आराम से मिल जाएगा और इम्प्लीमेंट भी आसानी से हो जाएगा। तो ये सरकार की आगे आगे तैयारी है। और अलग अलग डिपार्टमेंट का डाटा भी अलग अलग मिल जाएगा। तो ये सारा डाटा जो है हिम डाटा पोर्टल में मिलेगा और इसे मेंटेन जो है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है हिमाचल के लिए कि डाटा जो है एक तरह से स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत जो है आगे सरकार को नहीं आएगी। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका डाटा जो है पिक करने के लिए, या जैसे कि अभी हाल ही में आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी डाटा जो है सरकार जो है मांगती रहती है डिपार्टमेंट से। जैसे आप इलेक्शन समय की बात करें तो इलेक्शन समय में आउटसोर्स के कर्मचारियों को पक्का करना था तो सारा डाटा डिपार्टमेंट से मांगा जा रहा था। तो अगर ये पोर्टल होता तो उसी समय जो है वो डाटा जो है उनके पास निकल के आ जाता। तो स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और काफ़ी अच्छा स्टेप है। चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट, ये लेवेंडर की खेती, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो लेवेंडर की खेती है ये बेसिकली किसानों की आय को जो है बढ़ाने के लिए। अब लेवेंडर क्या है, बेसिकली पुदीना है, पुदीने की खेती जो है वो की जाए तो क्या कह रहे हैं कि किसानों की आय जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अब इसमें जो है आपके चंबा में ये खेती जो है बड़े अच्छे तरीके से चली हुई है। चंबा में आपकी तीसा एक तहसील है, वहाँ पे लेवेंडर की खेती जो है की जा रही है। उससे पहले वहाँ पे खुशबूदार फूलों की जो है आपकी खेती की जाती थी। अब जो है वहाँ पे लेवेंडर की खेती भी जो है साथ साथ में की जा रही है। अब इससे क्या हुआ, इससे बड़ी चीज़ ये है कि आमदनी जो है किसानों की काफ़ी बढ़ गई है। जैसे कि अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो लेवेंडर की खेती से 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी बड़े आराम से हो जाती है 1 हेक्टेयर की ज़मीन में। ठीक है, अब क्या होता है कि लेवेंडर में जो है 40 से 50 किलोग्राम जो है तेल जो है
वो निकाला जाता है। 40 से 50 किलोग्राम तेल काफ़ी छोटा अमाउंट है, और ये तेल की कीमत जो है 20,000 से 30,000 रुपये प्रति किलोग्राम है, और जिसको बेचकर जो है एक किसान जो है वो 4 से 5 लाख रुपए एक साल में कमा सकता है। और इसमें उसका खर्चा जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ जो है उसको स्टोर करने का और उसकी कटाई का खर्चा जो है वो रहेगा। अच्छा, इसमें यह भी बताया गया है कि 3 साल में लगभग 30,000 पौधे जो हैं वो इसके लेवेंडर के जो है वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है जी। और इसमें जो यहाँ पे अगर बात की जाए चंबा तहसील के, चंबा जिले के तीसा जो है, तीसा की सई कोठी पंचायत, यहाँ पे एक किसान हैं लोभीराम और हरतवास। ठीक है, तो पंचायत के उन्नत किसान हैं। इन्होंने क्या किया, ये पहले खेती करते थे सुगंधित फूलों की, उसके साथ साथ इन्होंने पिछले 5 साल से क्या किया, लेवेंडर की खेती जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, और इससे जो है 15 से 20 हज़ार प्रति किलोग्राम जो है अब ये कमा रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले ये 4 हेक्टेयर भूमि पे सुगंधित फूलों की खेती करते थे, और अब जो है इन्हें देख देख कर चुरा के ही, लगभग चुरा तहसील है हमारी, यहाँ के 40 किसान जो हैं इनके साथ जुड़ गए हैं, और लेवेंडर की खेती जो है वो की जा रही है। और चंबा को छोड़ के ये लेवेंडर की खेती जो है किन्नौर में भी लेवेंडर की खेती जो है वो की जा रही है। ठीक है जी। और इन्होंने इसके अलावा पिछले साल तेल बेचकर इन्होंने कितने रुपए कमाए, 26 लाख। तो लेवेंडर की खेती जो है वो स्टार्ट की जा रही है आपकी, जहाँ पे जलवायु जो है बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ जो लगते हुए इलाके हैं उनमें लेवेंडर की खेती जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे ये की जा रही है चंबा में लेवेंडर की खेती। अब केसर भी जो है हिमाचल में काफ़ी न्यूज़ है कि केसर, काफ़ी किसान जो हैं जागरूक होकर केसर की खेती कर रहे हैं, क्योंकि केसर से जो है इनकम काफ़ी आएगी, और इनकम आने से जो किसानों की आय जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी और लिविंग स्टैंडर्ड जो है बढ़ जाएगा। तो केसर की खेती के लिए जो है बेसिकली केसर की खेती के लिए सांगला की जलवायु जो है बहुत अनुकूल है। तो सांगला में जो है केसर की खेती जो है वो की जा सकती है, और सांगला वैली जो है वो आपकी किन्नौर में है, और सबसे ब्यूटीफुल घाटी अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की तो दैट इज़ योर सांगला वैली। ठीक है जी। आप पिक्चर में देख सकते हैं इतने लोग यहाँ पे केसर की खेती के लिए जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं बागवान यहाँ के। और अगर केसर की खेती की बात करें तो ये किन एरियाज़ में होती हैं, जो समुद्र तल से 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जहाँ की जलवायु शुष्क और समशीतोष्ण होती है, वहाँ पर जो है केसर जो है वो उगाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है केसर उगाने में हमारी CSIR IHBT पालमपुर जो है वो हेल्प कर रही है। ठीक है, उन्होंने काफ़ी जानकारी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। CSIR आपको पता है कि गुलाब के फूलों की CSIR IHBT जो पालमपुर में है। ठीक है, तो ये काफ़ी चीज़ों की खेती जो है अब यहाँ पे की जा रही है। मलट्ठी की खेती की जा रही है, केसर की खेती की जा रही है, यहाँ पे अरोमा मिशन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, अरोमा। ठीक है, अरोमा मिशन जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो काफ़ी चीज़ों में जो है CSIR आपकी हेल्प कर रहा है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट। अब ये नेक्स्ट है करसोग में जो है वो आपकी बेसिकली 215 जो लोग हैं उनके घर बन रहे हैं। और आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि इसमें क्या क्या हेल्प की जाएगी। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है 1.5 लाख रुपीज़ जो है इन लोगों को जो है घर बनाने के लिए दिए जाएंगे, जो कि 2 किश्तों में दिए जाएंगे। पहले 75,000 दिया जाएगा, जिसमें 2 कमरे और एक आपकी वॉशरूम आदि की फैसिलिटी जो नींव है वो बनानी पड़ेगी, नींवें बनानी पड़ेंगी। उसके बाद नेक्स्ट 75,000 आएंगे उस काम को, कार्य को पूरा करने के लिए जो है ये पैसे जो है सरकार की तरफ से दिए गए हैं। ठीक है जी। तो 215 घर हैं
कहाँ के, करसोग के, जो निर्माणाधीन है, और इनको ये फैसिलिटीज़ जो है वो सरकार की तरफ से मिली है। अच्छा, आपसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो स्कीम है, इस स्कीम का नाम क्या है, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण जयंती आश्रय योजना जो है बेसिकली उसके अंडर कितने रुपए की सहायता जो है लोगों की जाती है घर बनाने के लिए। तो आप लिख सकते हैं उसके अंडर जो है वो 1.5 लाख की, 1.5 लाख की फैसिलिटीज़ जो है वो लोगों को दी जाती है, लाभार्थियों को दी जाती है। चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो न्यूज़ तो काफ़ी अच्छी हैं, धरातल पर कब तक आती हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे है पालमपुर में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है उसके लिए भूमि जो है हस्तांतरित हो गई है, ये बताया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जितने भी टूरिज़्म प्लेसेस हैं उन सबको जो है हेलीपोर्ट से जो है वो जोड़ा जाएगा। उसमें सबसे पहले कार्य जो है हेलीपोर्ट पालमपुर में जो है ओपन होगा। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे टूरिज़्म जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हेलीपोर्ट के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से वो जा सकते हैं। और दूसरा जो है अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस केस में भी ये हेलीपोर्ट का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। कोई आपदा आ जाती है, ठीक है, उस केस में भी जो है इन हेलीपोर्ट्स का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। और आप बात कर सकते हैं, मान लो बाढ़ आदि ये ऐसा कुछ भी हो गया तब भी जो है हेलीपोर्ट जो है हेल्पफुल होंगे। कोई यहाँ पे मान लिया जाए कि गलत ख़राब सिचुएशन आ गई, वहाँ से रेस्क्यू करने हैं लोग, तब भी हेलीपोर्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों में जो है आप बात कर सकते हैं कि हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे हमारे हेलीपोर्ट। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं वो चाहते हैं कि हेलीपोर्ट का निर्माण जो है प्रदेश सरकार चाहती है हर एक ऐसी जगह पे किया जाए जहाँ पे टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। तो काफ़ी ज़्यादा हेलीपोर्ट जो है वो ओपन करना चाहते हैं। ठीक है, एटलीस्ट ये चाहते हैं कि जो मुख्यालय हैं ऐसे ऐसे प्लेसेस तो एटलीस्ट जो है हेलीपोर्ट से जुड़ जाएं। तो अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं ये कहाँ गए थे, तो ये शिमला में एक मठ है वहाँ पे गए थे जहाँ पे जोनांग तटकेन फुत्सोक चोलिंग जो है बौद्ध मठ में इन्होंने शीश नवाया है। ठीक है जी, तो पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब जो हमारे राज्यपाल हैं ये जो हैं वो हमारे राज्यपाल कौन है, तो वो हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो ये कहाँ गए थे, ये माथा टेकने गए थे आपके रेणुका जी। और यहाँ पे इन्होंने एक बात कही है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि माथा टेकने कौन से मंदिर में गए थे, तो परशुराम की पूजा की इन्होंने रेणुका जी में जाकर। तो रेणुका के बारे में, रेणुका जी के मंदिर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है अब, क्योंकि ये न्यूज़ में बन चुका है। तो सारी ही वो चीज़ें जो न्यूज़ में होती हैं उनसे रिगार्डिंग ही पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। तो रेणुका जी जो हैं यहाँ पे गए थे और इन्होंने कहा है, इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी संस्कृत उसका संरक्षण जो है सिर्फ और सिर्फ मंदिरों की अहम भूमिका उसमें रह रही है, वहीं पर जो है संस्कृत का सबसे ज़्यादा जो है यूज़ जो है किया जा रहा है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा हिमाचल प्रदेश में जो स्थान है आपके पूजा के, वो हिमाचल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए आस्था का जो है केंद्र है। तो दो न्यूज़ यहाँ से पता लगी है हमें। शिव प्रताप शुक्ला जो हैं ये हमारे राज्यपाल हैं, और रेणुका टेम्पल जो है, रेणुका जी का मंदिर जो है वो कहाँ पे है, वो सिरमौर में है। और वहाँ पे परशुराम जी का भी मंदिर है यहाँ पे। तो चलिए जी नेक्स्ट न्यूज़ है तो नेक्स्ट न्यूज़ है हाइड्रोजन के उपयोग से हासिल होगा हरित ऊर्जा का राज्य का लक्ष्य। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए आजकल काफ़ी जोर पकड़ा हुआ है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और अमोनियम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है। और
पूरे इंडिया का जो मिशन है वो 2030 है, पर हिमाचल का जो मिशन है वो 2026 तक जो है इन्होंने एम रखा है कि भारत का पहला हरित ऊर्जा राज्य जो है हिमाचल बन के दिखाएगा। और इसके लिए जो है सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मध्य जो है ऊर्जा समझौता हुआ है, जिसके अंडर जो है हरित हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोगैस और अलग अलग एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो ढूंढी भी जाएंगी और उनसे पैदा भी की जाएगी। और इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो ऊना के अंब में जो है बेसिकली वहाँ पे एक ग्रीन एरिया, ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ बनेगा, वहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन और आपकी ग्रीन अमोनिया जो है वो निकाली जाएंगी वहाँ पे। और ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का ही काम जो है वो चलेगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास जीएसटी संग्रह में 19% की वृद्धि हो गई है। पिछले साल यही अमाउंट जो है 500 करोड़ था और अब जो है ये 593 करोड़ जो है वो बढ़ गया है। तो काफ़ी अच्छी जो रिकवरी जो है आपको देखने को मिल रही है जीएसटी कलेक्शन में। और चलते हैं जी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट है आपकी एचपी शिवा प्रोजेक्ट। एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है वो क्या है कि जो आपके फ्रूट वाले पौधे हैं वो लगाए जाएंगे, जिससे कि गवर्नमेंट के द्वारा और जिससे कि किसान जो हैं उनकी इनकम जो है वो बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एचपी शिवा प्रोजेक्ट जो है सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में स्टार्ट हुआ था, डिस्ट्रिक्ट ऊना में। अब जो है यहाँ पे 7 जिले जो हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना में, और ऊना के 28 विकास खंडों में जो है ये चलाया जाएगा, जिसमें 400 बागवानी क्लस्टर जो हैं विकसित किए जाएंगे, जिसमें 15,000 किसान बागवान जो है इनके परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है। इसमें लगभग 60 लाख जो है फल पौधारोपण करने का लक्ष्य है इसमें। ठीक है जी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक सरकार की चिंता आ गई है। अब ये क्या चिंता है तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सरकार की प्रारंभिक शिक्षा में बाल प्रवेश की समस्या। अब मतलब कि आपके जो स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें जो है बच्चों की एडमिशन्स के बारे में ये मामला है। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक रूल लेकर आए थे हमारी सरकार। उसमें क्या था कि जो भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं उसकी जो कुछ % सीट्स जो हैं वो गरीब बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाएं, जिसमें था 25% सीटें जो हैं एक प्राइवेट स्कूल की वो आरक्षित रहेंगी इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के लिए, मतलब कि गरीब बच्चों के लिए वो सीट्स जो हैं रिजर्व रहेंगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ तो सरकार ने इस बार देखा कि हमारे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनमें बच्चों की संख्या जो है दाखिल करवाने की काफ़ी कम होती जा रही है। इवन दो आपके जो भी दिहाड़ीदार हैं, प्राइवेट में जॉब करते हैं और अदर जो भी लोग हैं, ठीक है, बोलते तो सारे ही हैं कि सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना चाहिए, पर जब दाखिला लेने की अपने बच्चों की बारी आती है तो वो सारे जो हैं वो दाखिला कहाँ पर लेकर आते हैं तो प्राइवेट स्कूल्स में लेके आते हैं। और सरकार ने, आपको पता है कि सरकार ने काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में दी हैं। फंड प्रॉपर आता है, लैब्स प्रॉपर हैं। इतना खर्चा मेरे ख्याल से हर प्राइवेट स्कूल में नहीं किया जाता है जितना गवर्नमेंट स्कूल्स में किया जाता है। लैब्स प्रॉपर हैं, मतलब कि सब फैसिलिटीज़ जो हैं, फंड टाइम टू टाइम आता है। उसके बावजूद सरकार का मानना ये है कि क्या ऐसी समस्या है कि बाल प्रवेश की समस्या जो है काफ़ी बद से बदतर होती जा रही है। इवन दो सरकार जो है काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ जो हैं बच्चों को देती है, मिड डे मील है, बुक्स हैं, आपकी ड्रेसेस हैं, वो सब कुछ देने के बावजूद जो है जो आपके दिहाड़ीदार तबके के लोग भी हैं अपने बच्चों को जो है वो सरकारी स्कूल में नहीं डाल रहे हैं। तो सरकार ने पहले तो कहा क्या ये 25% जो इन्होंने कोटा लगाया है वीकर सेक्शन के लिए प्राइवेट स्कूल्स में, क्या ये उसकी सबसे बड़ी वजह है? या फिर सरकार ने कहा कि हम तो ऐसा करते हैं कि 6 साल से पहले जो बच्चे हैं उनको हम स्कूल में एडमिशन नहीं देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट स्कूल वाले जो हैं 6 साल से पहले ही बच्चों को जो है अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा
और इस पर सरकार जो है गंभीरता से जो है चिंतन कर रही है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चों की संख्या जो है प्राइमरी लेवल पे क्यों कम से कम होती जा रही है। तो ये न्यूज़ थी। तो आपकी अटल टनल, लाहौल की फिजाओं में चहुमुखी विकास। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अटल टनल का रोल जो है वो काफ़ी अहम है लाहौल स्पीति के लिए। तो अटल टनल इतनी अहम क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जो है लाहौल स्पीति जो है 6 महीने बर्फ़ के दिनों में जो ऑटोमेटिकली कट जाती थी पूरी की पूरी घाटी आपके मेन स्ट्रीम से जो और अब क्या हो रहा है कि बर्फ़ गिरने के बावजूद जो है लोग जो हैं वो आ जा पा रहे हैं, बाकी हिमाचल के साथ वो जुड़े हुए हैं, जिससे कि पहले क्या होता था लोगों को 6 महीने अपने घरों में रहना पड़ता था, सब कुछ वो पहले ही रख लेते थे, खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी यूज़ करने की चीज़ें पहले ही स्टोर कर लेते थे। पर जब से अटल टनल बन गई है इनके जीवन में काफ़ी जो है सुधार जो है लाहौल स्पीति के लोगों का हुआ है। तो पहले इसे शीत मरुस्थल जो है उसके नाम से जाना जाता था, अभी भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने जो है कुछ भी नहीं होता है, बर्फ़ से जो है ये पूरा इलाका जो है वो ढका हुआ रहता है। बट कनेक्टिविटी बढ़ने से एक तो इसमें टूरिज़्म जो है बढ़ गया है, वहाँ से लोगों की इनकम जो है बढ़ चुकी है, और ये इलाका जो है तो ये है 13,051 फुट जो है हिमालय की पीर पंजाल रेंज में स्थित है ये रोहतांग दर्रा, जहाँ पे ये अटल टनल जो है वो बनी हुई है। अब यही नहीं है कि अटल टनल ही बनी है, उससे आगे की जो छोटे छोटे पुल थे वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसे कि आप देखें तो आज घाटी के लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि के नए द्वार जो हैं वो खुल गए हैं रोहतांग सुरंग बनने से, मतलब कि अटल टनल जो है इसके बनने से जो मुख्यालय है केलांग, लाहौल स्पीति का मुख्यालय है। और अगर हम बात करें सबसे ऊंचाई पर स्थित कोई मुख्यालय है तो दैट इज़ योर केलांग, पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो मुख्यालय है वो केलांग ही है। तो ये बाकी के विश्व के साथ अब जुड़ा हुआ है और यहाँ पे पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि टूटी हुई सड़कें हैं। और आगे भी जो लेह लद्दाख से भी ये कनेक्टेड है रोड, और चंद्रा और भागा नदी पर निर्मित करीब आधा दर्जन पुल जो हैं वो अब मुख्य सड़कों के साथ जुड़ गए हैं, और जो घाटी को जो है पूरा वर्ष जो है संपर्क में रखते हैं आपके शेष भारत के साथ। और काफ़ी अच्छा जो है घाटी के लोगों के लिए विकास हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, नाको। तो नाको जो है ये झील है। नाको बेसिकली आपकी कहाँ पे है? किन्नौर में है। और ये झील जो है 6 महीने तक जो है बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, ठीक है। और यहाँ पे आइस स्केटिंग जो है वो की जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है काफ़ी टूरिज़्म जो है यहाँ पे जाते हैं लोग, आइस स्केटिंग करते हैं, घूमने जाते हैं। तो यहाँ पे जाने का जो समय है बेसिकली तो वो अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने तक जो है वो लोग यहाँ पे जा सकते हैं, और आप इसमें जो है नौका के साथ मतलब कि घूम सकते हैं, नौकायान कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छा महीना यहाँ पे जाने के लिए सितंबर जो है वो माना जाता है। यहाँ पे ना एक टेम्पल है, गोम्पा है, जो काफ़ी फेमस है। और ये गोम्पा जो है इसका निर्माण जो है रतनभद्र ने 10वीं शताब्दी में किया था, ठीक है जी। और ये गोम्पा जो है वज्रयान संप्रदाय, 2 थे ना संप्रदाय, वज्रयान संप्रदाय से जो है वो रिलेट करता है, ठीक है। और रतनभद्र ने जब बनाया था यहाँ पे, और इसका आकार जो है बौद्ध विहारों में सबसे बड़ा है, किन्नौर में बनाए गए बौद्ध विहारों में आकार में सबसे बड़ा है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये बौद्धों के गुरु जो हैं, जो आपके हैं गुरु पद्म संभव, उनसे जो है वो रिलेटेड है, ठीक है जी। और यहाँ पर
एक शिला है उस पर परग्युल के हाथ चिन्ह जो हैं वो बने हुए हैं, परग्युल के। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये नाको। तो आपको पता है यहाँ पे एक गोम्पा है जिसका रिलेशन जो है पद्मसंभव से है, वहाँ पे छोटी शिला पे जो है देव परग्युल के जो हैं वो हाथ चिन्ह जो हैं वो बने हुए हैं, ठीक है जी। और इस नाको झील को वहाँ के लोकल लोग जो हैं वो नाबो कह के भी पुकारते हैं। और तो यहाँ पे रतनभद्र ने इन्हें जो है वो बनाया था। तो यहाँ पे काफ़ी त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं, बुद्धिस्ट के त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। जैसे कि फागुल त्यौहार जो है वो फरवरी के महीने में यहाँ पे मनाया जाता है। फागुल हो गया, साजो और फागुल दोनों ही शामिल है, ये त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं, ठीक है जी। और फरवरी के महीने में जो है आइस स्केटिंग जो है राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो है यहाँ पे आयोजित की गई थी, जिसमें 15 राज्यों ने यहाँ पे शामिल हुए थे। 15 राज्य जो है इसमें शामिल हुए थे, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और पूरे विश्व में 12,000 फीट की ऊंचाई पर जो आइस स्केटिंग की प्रतियोगिता कभी इससे पहले आयोजित नहीं करवाई गई थी, तो इसने आयोजित करवाई, इसलिए इसे जो है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। सबसे हाईएस्ट आइस स्केटिंग जो है पूरे वर्ल्ड में, तो वो करवाई गई है नाको में। और नाको कहाँ पे है? ये किन्नौर में है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये। डे बोर्डिंग की न्यूज़ तो हम पढ़ चुके हैं। और ये रही आपकी नेक्स्ट न्यूज़, और ये लास्ट ही न्यूज़ है। ये हैं बलजीत कौर, और ये कहाँ से संबंध रखती हैं? तो ये रखती हैं सोलन ज़िले से संबंध। तो ये भी हाल ही में इन्होंने 4 माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स जो हैं वो क्लाइम कर ली हैं। उसके बाद ये नेपाल की एक चोटी है अन्नपूर्णा, उस चोटी पर जो है फतेह करने गई थी, और वहाँ पे एक न्यूज़ आई थी कि बलजीत कौर अब नहीं रही। तो इन्होंने ये पूरी स्टोरी बताई है कि क्या क्या हुआ था। तो बलजीत कौर का कहना ये है कि जो इन्हें शेरपा दिया गया था वो अच्छा नहीं था, जो इन्हें शेरपा दिया गया था उसने इनका साथ नहीं दिया, जिसके कारण जो है ये पहाड़ों में फंस गई थी। और क्योंकि वो शेरपा जो है वो पैसों के लिए किसी और आदमी के साथ चला गया, ये अकेली रह गई थी, जिसकी वजह से जो है ये मुश्किलों में फंसी। और बिना ऑक्सीजन के जो है ये अन्नपूर्णा चोटी की तरफ जा रही थी, और इनका शेरपा जो है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो है इन्हें वो शेरपा मिला था। इनका पर्सनल शेरपा जो था इस बार प्रेजेंट नहीं था, तो वो किसी और के साथ चला गया और इनको जो है वो दिक्कत पेश आई। और इन्होंने अपनी माँ के साथ स्टोरी भी साझा की थी कि इस बार जो है जहाँ मैं क्लाइम करने जा रही हूँ वहाँ पर दिक्कत है, इस बार मुश्किल है, बट आप चिंता मत करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। और अगर कोई अफवाह ऐसे फैल गई तो उस पर बिलीव मत करना, मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। और वैसा ही हुआ, जब वो शेरपा जो है वो नीचे आ गए और बलजीत कौर जो हैं वो ऊपर ही रह गई पहाड़ों में, और उन्होंने आके बोल दिया कि बलजीत कौर जो है अब नहीं रही, जिससे कि सारे मीडिया में जो है एक खबर फैल गई थी कि पर्वतारोही जो बलजीत कौर हैं वो अब नहीं रही हैं। बट इन्होंने फिर कुछ दिन बाद नेपाल में एक हॉस्पिटल है वहाँ से एक फ़ोटो भेजकर संदेश दिया कि मैं अभी जीवित हूँ, और इन्होंने कहा कि पहाड़ जो हैं वो मेरा घर है, मेरी ज़िंदगी है, और ये मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तो ऐसी ऐसी बातें इन्होंने की हैं इस आर्टिकल में। और ये बलजीत कौर आपने याद रखना है कौन सी चोटी पे जब फतेह करने जा रही थी, अन्नपूर्णा, जो कि नेपाल में है, जहाँ पर ये उसको चढ़ नहीं पाई और प्रॉब्लम जो है इनको फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो ये न्यूज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ एक हेडलाइट्स से आपकी हाइलाइट्स से आपकी गिरिराज पत्रिका के, तो सारा ही हमने डिस्कस कर लिया है, सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर्स है। आई होप कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, इस न्यूज़पेपर को एक्सप्लेन अच्छे से किया होगा। और थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, और स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू ऑल।